बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। इसका पहला टॉपिक जो है हमारा टॉर्क का है। तो आज लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे व्हाट इज़ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, वो आप जानते हैं और पढ़ के आए हैं मैट्रिक में। इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद जो फिर अकॉर्डिंग टू दिस क्लास यानी फर्स्ट ईयर जो आपकी डेफिनेशन बनती है वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो मोशन होती हैं वो 3 तरह की मोशन होती हैं। एक होती है ट्रांसलेटरी, यानी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है या ठीक है कर्व में मूव कर रही होती है, और दूसरी होती है हमारे पास ठीक है रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन, और थर्ड होती है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो अब अगर किसी बॉडी पर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी रोटेट करती है यानी सर्कुलर मोशन में आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है ये। ठीक है, बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो क्या हो रहा है, वो टर्न कर रही है ये। तो अगर किसी फोर्स का ये इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट, तो इसको हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, यानी द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, तो जहाँ पे भी बॉडी घूम रही होगी, ठीक है, सर्कुलर मोशन में होगी, रोटेट कर रही होगी, स्पिन कर रही होगी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, एक टॉर्क जो है वो है। यानी टॉर्क आपको एक तरह से आप ये कह लें कि आपको बताता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी स्लो मूव कर रही है तो उसके अंदर टॉर्क जो है वो कम होगा। अगर कोई बॉडी फास्ट रोटेट कर रही है तो उसमें अंदर टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टॉर्क जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो आपको एक तरह से अमाउंट ऑफ रोटेशन बता रहा होता है, बॉडी कितना स्लो या फास्ट जो है वो रोटेट कर रही है। अब इसका जो सेकंड फार्मूला होता है, देखें, वो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू समझ फार्मूला। ये जो है हमारे पास ये फार्मूला है ये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेकंड डेफिनेशन हमारी बनती है कि टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ठीक है, देख चुके हैं। दिस इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर, ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर जो है किसी पॉइंट की, ठीक है, पोजीशन बता रहा हो, लोकेट कर रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहा हो और उसकी जो टेल है वो ओरिजिन से अटैच हो, तो हम कहते हैं वो पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर टॉर्क जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका, ठीक है, दो वेक्टर्स का। एक है पोजीशन वेक्टर और दूसरा है फोर्स। ठीक है, पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है और फोर्स भी क्या है, वेक्टर है। ठीक है, अब जब भी दो आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसके रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखें, हम पोजीशन वेक्टर और फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये क्रॉस किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट को। ये तो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का, और इसके रिजल्ट में जो क्वांटिटी आ रही है वो टॉर्क है। ठीक है, तो टॉर्क भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी भी क्या होगी, डायरेक्शन, ठीक है, होगी। अब यहाँ पे ये देखें कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक बात ये देख लें कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आप उसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर टॉर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि आर क्रॉस एफ है, तो आप इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, वो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, यानी अगर आप एफ यहाँ लिख दें और आप आर यहाँ लिखें और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है, वेक्टर्स का, तो वो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने से हम कहते हैं कि क्या हो गया, वेक्टर चेंज हो गया, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी वेक्टर चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी, ठीक है, वेक्टर चेंज हो रहा है। तो आर क्रॉस एफ को या कहीं पे भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा किसी फार्मूले में, तो आप उस फार्मूले को, ठीक है, आगे पीछे नहीं कर सकते, उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आपको याद रखना पड़ेगा पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है। तो टॉर्क का फार्मूला भी हमेशा ऐसे लिखेंगे, आर पहले होगा,
ठीक है, और एफ जो है वो बाद में होगा, यानी आर क्रॉस एफ होगा ये। ठीक है, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर ए और बी थे और हम उस क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे ए क्रॉस बी, और हमने उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया था। तो हमारा ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था आपके पास, ठीक है, वो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ए बी साइन थीटा को हम कहते हैं वो क्या है, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर था सी, वो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक है आर क्रॉस एफ होगा, तो उसको आप उसी फॉर्मूले से ठीक है आगे उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, यानी जो ये टॉर्क है इसका मैग्नीट्यूड होगा ठीक है आर एफ साइन थीटा। ठीक है, यानी कि आप मैग्नीट्यूड या टॉर्क की वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आपको आर अगर बताया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू पता है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ थीटा, अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है तो आप इस फॉर्मूले से टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट आएगा हम उसको ठीक है आर एफ साइन थीटा या साइन थीटा के साथ ही हम उसको लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ये। अब टॉर्क का फॉर्मूला जो है ये आर क्रॉस एफ, ये आर एफ साइन थीटा ये क्यों बन रहा है और इसकी डेफिनेशन इसके लिहाज से ये क्यों है। ठीक है, तो आगे अभी हम देखेंगे कि टॉर्क जो है ठीक है कोई भी जब फॉर्मूला बनता है तो वो क्या देख के बनता है कि वो क्वांटिटी जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है उसी से फॉर्मूला बनता है। तो टॉर्क जो है असल में इन पर डिपेंड करता है, ठीक है, आर पर और फोर्स पर और साइन थीटा पर। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है ये तीनों चीज़ें फॉर्मूले में आ रही हैं और फिर हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है बन रही है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया टॉर्क का, और उसके बाद यूनिट जो है हम इसका ठीक है इसी फार्मूले से हम देखते हैं कि जो आर है यानी एक डिस्टेंस है ये, इसका यूनिट मीटर होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, और यहाँ पे साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं, तो ये इसका बन जाता है हमारे पास यूनिट ठीक है टॉर्क का न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टॉर्क जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आप उसका यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। ठीक है, डायरेक्शन ज़्यादातर ये टॉर्क एक फैक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो हम इसकी डायरेक्शन आगे देखेंगे, और हमने ये देखा था क्रॉस प्रोडक्ट में ठीक है कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है और उसकी रिजल्ट की एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हम देखते हैं राइट हैंड रूल से। तो हम यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या देखेंगे, राइट हैंड रूल से ही देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि आर और एफ और साइन थीटा का क्या रोल है और क्यों डिपेंड कर रहा है टॉर्क इन तीनों पर, आर पर और एफ पर और थीटा पर ये। तो सबसे पहले अब हम ये देखें कि हमने जो सिंपल जो समझ लें एग्जाम्पल होती है इसकी टॉर्क के लिए, वो हमारा होता है डोर। ठीक है, ये डोर है ये। अब ये देखें कि जो डोर है यहाँ पर ये देखें कि ये इसकी यहाँ से फिक्स्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें फिक्स्ड है, ये जहाँ पे इसके समझने के स्क्रू लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर ये इससे फिक्स है। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे लगे हुए ये। ठीक है, तो ये जो है ये इसका समझ लें फिक्स्ड है। अब जब आप डोर को ठीक है ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, इसकी किस तरह से होती है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, क्या होगा कि उधर जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, ठीक है, यह क्या होगा, ठीक है, या क्या होगा, आप इस तरह से इसको बंद करेंगे तो ये इधर आएगा ये। तो इस तरह से इसकी मोशन है ये, यानी कि ये डोर जो है जब आप इसको खोलते हैं या बंद करते हैं तो इसकी मोशन जो है ये एक सर्कुलर या रोटेटरी मोशन होती है। ठीक है, और ये डोर जो है ठीक है रोटेट कर रहा होता है एक, ठीक है, इस ये जिसकी फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है, इसके अराउंड मूव कर रहा होता है ये। तो इस पर जब हम एक देखें लाइन ड्रॉ करते हैं, कि मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है, तो ये होता है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अराउंड ये पूरा डोर जो है ये मूव कर रही है। अब ये जब डोर मूव करता है, यानी आप इसको जब अगर खोलते हैं या बंद करते हैं तो हम इस पर ठीक है फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर मैं जो है ठीक है, ये जो डोर है, ठीक है, ये इसका फिक्स जो समझ लें कि लाइन है, ठीक है, ये फिक्स जहाँ से ये अटैच है, ठीक है, ये वो चीज़ है जो कि मूव नहीं कर रही है। ठीक है, फिक्स का मतलब है कि ये वो ठीक है पॉइंट्स हैं जो कि मूव नहीं कर रही हैं।
बाकी ये डोर जो है जब आप इसे फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा। अब अगर ये जो फिक्स लाइन है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पर अगर मैं फोर्स लगाती हूँ, ठीक है, किसी भी एंगल से, तो क्या होता है कि डोर मूव नहीं करता, ठीक है, ओपन या क्लोज नहीं होता, डोर मूव नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर मैं फोर्स लगाती हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा ये, ठीक है। फिर अगर जो है मैंने फोर्स लगाई है, ठीक है, मैंने फोर्स लगाई है यहाँ पर ये, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी, यानी डोर जो है, ठीक है, ये मूव करेगा इस तरह से, ठीक है, खुलेगा, ये समझ लें आप ये। अब ये जो अगर मेरा जो है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये जहाँ पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, ये इससे दोनों पॉइंट्स को मिला के अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो वो वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर हमेशा कहाँ से बनेगा, फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन और टू, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हो गया आर, ठीक है। तो अब अगर जो है, ठीक है, ये आर जो है स्मॉल है, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जितनी फोर्स हमने सपोज यहाँ लगाई थी, ठीक है, उतनी ही हम फोर्स लगा रहे हैं। सपोज मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, अगर मैं यहाँ भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगी तो ये अब ये रोटेट करेगा, लेकिन इसकी रोटेशन, ठीक है, कम होगी, क्योंकि आर जो है अभी, ठीक है, कम है, ठीक। उसके बाद ये है कि अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाती हूँ, यानी कि ये डोर का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगाती हूँ, तो आप ये देखें कि आपका ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। मैंने यहाँ इन दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना ली, वेक्टर बना लिया, ये वेक्टर होगा आपका, ये पूरा जो वेक्टर है ये क्या है, आर है ये। तो अब इस आर की लेंथ देखें, ये आर की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, किससे, इससे ज़्यादा है। तो अब आप जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, सेम फोर्स यानी कि 10 न्यूटन, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि ज़्यादा, समझ लें, डिस्टेंस जो है ये कवर करेगा, ठीक है, ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, हम कहेंगे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर आर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बॉडी ज़्यादा फास्ट मूव करती है, और अगर आर कम होता है, ठीक है, तो फिर बॉडी जो है वो स्लो रोटेट करती है, या टॉर्क कम प्रोड्यूस होता है ये। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन आप कैसे देखते हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने देख लिया कि वो जो पूरा जहाँ से फिक्स्ड है, ठीक है, वहाँ पे अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, या वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी घूम रही है, ठीक है, तो वो होता है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन हम कैसे देखते हैं कि जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस फोर्स पे, ठीक है, जहाँ पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फर्ज करें ये वाला पॉइंट ले लें, ठीक है, ये वाला अगर पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं फर्ज करें एक कोई चीज़, बॉल जो है यहाँ पे मैं स्टिक कर दूँ, ठीक है, बॉल मैं यहाँ चिपका दूँ, और फिर मैं इस डोर को जो है, ठीक है, मैं ओपन करूँ या क्लोज करूँ, यानी कि इसको रोटेट करूँ, ठीक है। तो अब ये बॉल जो है जिस पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, उससे अगर आप, ठीक है, उस पाथ को ड्रॉ कर लें, ठीक है, उस पाथ को ड्रॉ करके क्या कर लें, एक, ठीक है, सर्कल बना लें आप, ठीक है, उस पाथ को ड्रॉ करके अगर आप एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, तो उस सर्कल का, ठीक है, जो सेंटर होता है, ठीक है, वो होता है इसका, ठीक है, उस सर्कल का, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे सर्कल बनाया है इस तरह से, ठीक है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, यानी बॉडी, ठीक है, रोटेट कर रही होती है, ठीक है, टॉर्क में, ठीक है, इसका मतलब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, सर्कल, ठीक है, में सर्कल में मूव कर रही होती है, ठीक है। तो जिस सर्कल में बॉडी मूव कर रही होती है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इससे हम मालूम करते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, और पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही कहीं लाई कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से सर्कल बनाएंगे इसका, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सपोज करके उसका एक सर्कल बना लेंगे, तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन। इस तरह यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट सपोज करके
ठीक है। अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन यानी वो फिक्स पॉइंट, ठीक है, जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक का डिस्टेंस होता है या वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि अगर आर ज़्यादा होता है तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, आर कम होगा तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है कि फोर्स पर डिपेंड करता है टॉर्क, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की थी 10 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, और मैंने, ठीक है, देखा कि डोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितना रोटेट किया है, तो अगर मैं फोर्स को डबल कर दूंगी यानी 20 न्यूटन कर दूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, रोटेशन, ठीक है, ज़्यादा होगी यानी डोर जो है डबल जो है डिस्टेंस कवर करेगा और फास्ट मूव करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है या अगर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं तो टॉर्क भी, ठीक है, या अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा होता है, बॉडी जो है फास्ट रोटेट करती है। तो टॉर्क दो चीज़ों पर यहाँ पे देखिए हमने डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा आर पर और किस पर, एफ पर डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज़ जो होती है, ठीक है, हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन, ठीक है, आर एंड एफ, ठीक है, इस पर भी टॉर्क डिपेंड करता है, ठीक। अब ये देखें कि अगर मैंने कहा कि आपके पास जो है, ठीक है, मेरे देखें फॉर्मूले में क्या आ रहा था, मेरे फॉर्मूले में आ रहा था आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने ये देखें, मैंने यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास आर की वैल्यू क्या होगी, अगर मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन भी यही है और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पॉइंट भी यही है, तो यहाँ पे आर ज़ीरो हो जाता है, और जब आर ज़ीरो हो जाएगा तो आर एफ साइन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो टॉर्क ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पर या पॉइंट ऑफ रोटेशन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप टॉर्क जो है वो ज़ीरो आता है, क्यों, क्योंकि आर ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि अगर मैं इस तरह से फोर्स अप्लाई करूँ यहाँ पे, यानी कि डोर को मैंने, ठीक है, यहाँ से पकड़ा और मैं इस साइड में इधर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर जब मैं इस साइड पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, डोर रोटेट नहीं करता है, ठीक है, कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, टॉर्क ज़ीरो होता है ये। या अगर ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं डोर को इस तरह से प्रेस करूँगी, ठीक है, यानी मैं इधर जो है फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा कि डोर मूव नहीं करेगा, ठीक है, कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, टॉर्क ज़ीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास एंगल क्या बन रहा है बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। यहाँ पे देखें आर जो है, ठीक है, ये आपका ये इस तरह बनेगा, ठीक है, ये मैंने वेक्टर ड्रॉ कर लिया फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आर और एफ क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि आर और एफ के बिटवीन एंगल क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास थीटा जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ये, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो, यानी कि जब एंगल ज़ीरो है हमारे पास बिटवीन आर एंड एफ तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, टॉर्क नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि थीटा एंगल पर, ज़ीरो एंगल पर जो है वो टॉर्क ज़ीरो होता है, ठीक है। दूसरा इस केस में अगर आप ये देखें तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, आर की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है। जब दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो उनके बिटवीन जो है वो एंगल क्या होता है, उनके बिटवीन, ठीक है, एंगल होता है 180 डिग्री, यानी यहाँ पे एंगल है बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, डोर जो है मूव नहीं कर रहा है, रोटेशन नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब एंगल 180 डिग्री होता है तब भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, ज़ीरो होता है। तो टॉर्क जो है, ठीक है, कहाँ पर, किस केस में हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है, ठीक है, एंगल ज़ीरो पर, और एंगल 180 डिग्री पर, ठीक है, टॉर्क ज़ीरो होता है, ठीक है। अब टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये देख लें कि अगर हम जो है यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे भी, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ हो सकता है ये, तो अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर इस एंगल से कर रहे हैं कि एंगल जो है आर और एफ, ठीक है, एंगल बिटवीन आर एफ जो है वो 90 डिग्री बन रहा है,
ठीक है। तो अगर एंगल बिटवीन आर एंड एफ, यानी बिल्कुल आप जो है सीधी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल सीधा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एंगल बिटवीन आर एंड एफ 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है, या जो है रोटेशन जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, फास्ट होती है। तो 90 डिग्री पर, ठीक है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, तो 90 डिग्री पर हमें ज़्यादा रोटेशन मिलती है, ये हम कहते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अब ये देखें कि हमारे पास, हम ये देख रहे हैं कि टॉर्क जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आप ये देख लें, ठीक है। टॉर्क डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आर पर, ठीक है, आर ज़्यादा होगा टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। फोर्स पर, फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, तो टॉर्क ज़्यादा होगा। और किस पर, एंगल बिटवीन आर एंड एफ पर, यानी थीटा पर, ठीक है। और अब थीटा की वैल्यू पे हमने क्या देखा कि 90 डिग्री पर हमें टॉर्क जो है वो, ठीक है, मैक्सिमम मिलता है, और हमें 180 डिग्री पर रोटेशन हमें नहीं मिल रही है, टॉर्क हमें 0 मिल रही है, ठीक है। तो अब हम जो है अपने फॉर्मूले में, हम यानी कि टॉर्क के फॉर्मूले में हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा, एफ आएगा और थीटा आएगा। अब थीटा के साथ क्या होता है, जिस फॉर्मूले में थीटा आता है वहाँ पे क्या होता है, साइन आता है या कॉस आता है, ठीक है, या तो साइन थीटा आता है या कॉस थीटा आता है। तो अब हम इसको चूज़ कैसे करते हैं कि साइन थीटा लेंगे या कॉस थीटा, तो हम ये देखेंगे कि जो क्वांटिटी है टॉर्क, ठीक है, वो किस एंगल पर हमें, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दे रही है और किस पर मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो हमें 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम टॉर्क दे रहा है। तो हम देखेंगे कि साइन 90 हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है या कॉस 90 हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। तो हमें पता है साइन 90 1 होता है और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है ये, ठीक है। तो साइन 90 क्योंकि हमें 1 दे रहा है या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पर टॉर्क के फॉर्मूले में हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हमारे पास साइन आएगा, ठीक है, कॉस नहीं आएगा। इसी तरह से टॉर्क की जो मिनिमम वैल्यू होती है, टॉर्क 0 किस पे है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर, ठीक है। तो हमें 0 और 180 डिग्री पर, ठीक है, टॉर्क जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है, रोटेशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम अब क्या लेंगे, हम देखेंगे कि साइन जो है, देखें 0 पर हमें 0 वैल्यू देता है और साइन 180 डिग्री भी हमें क्या देता है, 0 वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब इस लिहाज से कि हमारे पास, ठीक है, साइन जो है वो 90 पे मैक्सिमम 0 और 180 डिग्री पर 0, इसलिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या यूज़ करते हैं, टॉर्क के फॉर्मूले में हम साइन यूज़ करते हैं। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला इसी वजह से क्या बनता है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये टैप की। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक, किस तरह से हम टॉर्क की डायरेक्शन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जब आप टैप को क्या करते हैं, खोलते हैं या बंद करते हैं, ठीक है, यानी अगर आप इस तरह घुमा रहे हैं टैप को, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं। ये जब आप इस तरह इसको घुमाते हैं तो ये क्या होता है, ये चीज़ जो है ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी आती है, ये, ठीक है, ये आपने नोटिस किया होगा, ये ऊपर की तरफ आती है ये, ठीक है। और जब आप इसको बंद करते हैं, ठीक है, टैप को, तो फिर क्या होता है, ये चीज़ नीचे की तरफ आती है ये, ठीक है। तो जो बॉडी घूम के, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, ऊपर या नीचे, ठीक है, वही डायरेक्शन होती है, ठीक है, टॉर्क की, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह से आपकी रोटेशन है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी टॉर्क की, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है। और जब आप इसको इस तरह से घुमाएंगे और ये नीचे की तरफ आएगा, तो फिर टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको घुमाने के लिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन है। और ये फोर्स के हिसाब से, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप एक सर्कल बनाएं, सर्कल का सेंटर यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन। और पॉइंट ऑफ रोटेशन से जहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट, ये आपका बन जाएगा आर, ये होगा, ठीक है, आर यानी पोजीशन वेक्टर ये, ठीक। तो अब हम यहाँ पे जो डायरेक्शन देखते हैं, एक तो ये कि ये जो घूम घूम के कहाँ जाता है, ऊपर या नीचे, ये टॉर्क की डायरेक्शन होती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड रूल होता है। हमने कहा था कि हम जो भी दो वेक्टर जो हैं, अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है उसकी हम डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसकी डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से देख सकते हैं।
अब यहाँ पर देखें कि एक और एग्जांपल हमारे पास है स्पैनर की, ये हमारे पास ठीक है बुक में भी है, तो मैंने भी यहाँ पे आपको बना दिया है। और यहाँ पर ये देखें इसमें एक नट है ये, ठीक है, ये आपके पास नट है और इसको आप स्पैनर से क्या कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, ठीक है, कि ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ही घूमेगा, ठीक है। और ठीक है, अगर आप ऊपर की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह यानी कि इस तरह अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, ठीक है, इसकी रोटेशन क्या होगी, इस तरह अपवर्ड होगी ये, ठीक है। तो ये इस तरह से ये भी क्या है, यहाँ पर इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये, ठीक। जब आप स्पैनर से नट को टाइट करते हैं तो यहाँ पे भी एक रोटेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब ये देखें कि इसमें क्या है कि ये तो हो गया आपका, ठीक है, पॉइंट ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है। और ये आपका होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्यों होगा, क्योंकि अगर आपके पास ये, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है स्पैनर, तो इसका अगर आप पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं तो सर्कल का सेंटर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन से मैंने जब यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की, वो होगा हमारा आर, ठीक है, ये होगा हमारा इसका पोजीशन, ठीक है, वेक्टर, ठीक। तो जब हम स्पैनर से, ठीक है, टाइट करते हैं नट को, तो हम इस एंड पर जो है, ठीक है, एंड पॉइंट पर जो है फोर्स लगा रहे होते हैं ताकि ज़्यादा इजीली जो है हम इसको नट को कम फोर्स से जो है इसको टाइट कर लें और ज़्यादा रोटेशन या टॉर्क जो है इसमें, ठीक है, प्रोड्यूस इसमें होता है। अब यहाँ पे ये देखें कि एक आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, मास है, ठीक है, और इसको हमने ये अटैच किया हुआ है किसी रॉड के साथ, और ये इसका एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे एक नट है, ठीक है। अब इसको जब बॉल पे हम फोर्स लगाते हैं तो बॉल जो है घूमती है, ठीक है, बॉल एक सर्कल में घूमती है ये। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपकी ये इस पॉइंट पर ऐसे लगा रहे हैं, ठीक। तो अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो अब इसकी जो मोशन होगी वो इस तरह की, यानी कि पूरा ये आपका ये एक सर्कल ये बन जाएगा ये। तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हो जाता है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक। तो ये यहाँ पे हमने फोर्स लगाई है, ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा आर, ठीक है। अब जिस लाइन के अराउंड बॉडी घूम रही होती है, ठीक है, ये होता है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो ये लाइन जो है, ठीक है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये लाइन। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है ये, ठीक। अब यहाँ पे ये देखें कि आर हमने देख लिया, एफ हमने देख लिया, यहाँ पर हमारा, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन हम किस तरह देखेंगे, ठीक है, राइट हैंड रूल से, कि अगर आप जो है हैंड को, ठीक है, राइट हैंड को, ठीक है, उसकी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर लें जिस डायरेक्शन में आर है, ठीक है, यानी कि आप किस डायरेक्शन में कर लें, ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से इसको, तो यहाँ पर ये हमारे पास, ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा, थंब जो है हमारा नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से इन द डायरेक्शन ऑफ आर अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को खोल लें और फिर उसको रोटेट कर लें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में थंब होता है, ठीक है, वो आपकी होती है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो राइट हैंड रूल से, ठीक है, हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है ये, ठीक। तो यहाँ पर ये, क्योंकि आप ये देख लें कि हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, यानी एंगल होता है फ्रॉम आर टू एफ, ठीक। तो हम अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं, फ्रॉम आर टू एफ जो है, ठीक है, वो रोटेट करते हैं राइट हैंड की फिंगर्स को, और देखते हैं कि थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिस डायरेक्शन में थंब होता है, ठीक है, वो डायरेक्शन होती है टॉर्क की, ठीक है। तो ये हमारी टॉर्क की डायरेक्शन है, यहाँ पर एक तरह से क्या है, ये डाउनवर्ड जो है हमारी टॉर्क की डायरेक्शन है ये, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, सर्कल में मूव करती है, तो उसकी जो है, ठीक है, मूवमेंट क्या होती है, या तो उसकी मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज और या उसकी मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देखें, आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, मैट्रिक में, कि दो तरह का टॉर्क होता है, या तो होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या होता है क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो उसी के लिहाज से देखते हैं कि अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क है, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा,
ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है उसको ठीक है हम जो है ठीक है पॉजिटिव लेते हैं, और जो आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यानी कहीं फॉर्मूले में आप उसको लिखेंगे, ठीक है, या उसकी वैल्यू जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके साथ हमें प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, रोटेशन देखते हुए कि बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसके साथ हम खुद पॉजिटिव ठीक है प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, और अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हम खुद नेगेटिव साइन जो है लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होता है कि उसके साथ हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ठीक है टॉर्क की डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन जो होती है ठीक है उसी तरह से आप राइट हैंड रूल से देखते हैं। ठीक है, और वो होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन। उसके बाद आगे अगर हम देखें कि यहाँ पर राइट हैंड रूल से किस तरह से हमने मालूम किया ये। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पे अटैच है, ये ओरिजिन है। ठीक है, और ये आपका बन गया पोजीशन वेक्टर आर, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो अपना राइट हैंड को ठीक है पहले आपने क्या किया, उसकी फिंगर्स को इस तरह से इन द डायरेक्शन ऑफ आर हमने इसको खोला, और फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स है ठीक है उस डायरेक्शन में इस फिंगर्स को हमने क्या कर लिया, रोटेट कर लिया या कर्व कर लिया। तो यहाँ पर थंब जा रहा है ऊपर। ठीक है, थंब की डायरेक्शन क्या बता रही है आपको, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये टॉर्क का वेक्टर हम इस तरह से बना सकते हैं ये। ठीक है, अब ये जो टॉर्क होता है जो कि हमें नज़र आ रहा है ठीक है कि इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है तो आप उसको क्या 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 लिख के बताएंगे, स्टेटमेंट क्या देंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो टॉर्क का जो वेक्टर है ये जो आर का वेक्टर है और ये एफ का वेक्टर है ये। ठीक है, तो टॉर्क का जो वेक्टर है ये आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो टॉर्क का वेक्टर है अगर एफ वेक्टर को मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉर्क है ठीक है यहाँ पर इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बन रही है। यानी टॉर्क जो होता है ठीक है वो आर के भी परपेंडिकुलर होता है और एफ के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब जब दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम उसको ठीक है कंबाइन करके किस तरह से स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर एक ये प्लेन है, ये जो मैंने आपको येलो कलर का सरफेस नज़र आ रहा है ये जो सरफेस है ये क्या है, एक प्लेन है। तो अगर ठीक है ये जो प्लेन है जिसमें आर और एफ दोनों लाई कर रहे हैं ठीक है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है टॉर्क। ठीक है, अगर हम इस तरह से बताएंगे तो इसका मतलब है कि टॉर्क जो है फिर आर के भी परपेंडिकुलर है और एफ के भी परपेंडिकुलर है। तो हम लिखते हैं टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। ठीक है, तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा ऐसे बताई जाती है। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी ठीक है या इसका एंगल जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता। यानी टॉर्क जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन आप एंगल थीटा कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑलवेज ये परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये हमेशा परपेंडिकुलर है तो हम इसका थीटा कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट में हम इस तरह से लिख के बता देते हैं कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका समझ लें कि बुक में जिस तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है ठीक है उसको हम देखते हैं और हम फार्मूला ड्राइव करते हैं जो आप मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, वो फार्मूला जो है अब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। और यहाँ पे आप समझ लें इससे पहले अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी, और यहाँ पे आप समझ लें कि टॉर्क का टॉपिक अगर आपके पास आता है ठीक है एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, डायरेक्शन बताते हैं और फिर इस तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसकी जो है समझ लें कि डायग्राम ये है। अब यहाँ पे हमने एक समझ लें कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक है, जैसे मैंने ब्लू कलर का ये सर्कल बनाया, आप छोटी सी बॉल कंसिडर कर लें, इसका मास m ले लें। तो ये एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो है यहाँ से इस पॉइंट से ये कनेक्टेड है ये। ठीक है, यानी कि अगर ठीक है ये बॉल जो है घूमेगी तो उसका सेंटर ये होगा। ठीक है, और ये सेंटर है तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो ये जो ओरिजिन है ठीक है ये इसका ठीक है पॉइंट ऑफ रोटेशन है।
ठीक है। और यहीं से हमने क्या किया, हमने एक्सेस बना लिए, ये एक्स एक्सेस बनाया और ये हमने वाई एक्सेस बनाया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, ये डायरेक्शन है, फोर्स क्या है, एफ है ये, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब पोजीशन वेक्टर कहाँ से बनता है, वो बनता है पॉइंट ऑफ रोटेशन से, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से मैंने जब, ठीक है, ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट्स को, तो मेरे पास आ गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया आर, ठीक है। तो ये आर हो गया और ये हो गया एफ। थीटा है एंगल बिटवीन आर एंड एफ, वो कैसे देखेंगे, अब देखें आर वैसे यहाँ पे एंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन एंगल के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, एंगल के लिए आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ठीक है, कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से इसको एक्सटेंड कर दूँ और फिर मैं देखूँ कि व्हाट इज़ एंगल बिटवीन, ठीक है, आर एंड एफ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो थीटा बनाया है वो है आपके पास एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ठीक। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले एफ के कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है। एक जो है कंपोनेंट है वो है, समझ लें कि आर के पैरेलल, और एक कंपोनेंट जो है वो आर के परपेंडिकुलर है। दो कंपोनेंट्स बनाए मैंने, ठीक है, यानी कि असल में ये क्या है, ये इस तरह से आपके पास ये कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये आपके पास, ठीक है, यहाँ पर ये कंपोनेंट बन रहा है, ये इस तरह से, ये ठीक है, ये आपके पास जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यानी फोर्स का जो वेक्टर था मैंने इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, ये इसका, ठीक है, एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है। आपको पता है एक्स कंपोनेंट कौन से लेते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की बेस साइड जो होती है, ये बेस साइड है, वो एक्स कंपोनेंट होता है, और जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो क्या होता है, वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है, और ये इसका क्या है, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा के साथ, और जो वाई कंपोनेंट है उसको आप लेते हैं साइन थीटा के साथ। अब इस वाई कंपोनेंट को ही मैंने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, या मैंने इसको क्या किया, रीड्रॉ किया है, ठीक है। अब रीड्रॉ क्यों किया है, इसलिए रीड्रॉ किया है कि असल में फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है यहाँ पर, ये ठीक है। तो आप जो है इसमें से फोर्स का जो एक कंपोनेंट है हमें उसको शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पर हमें ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स अप्लाई होती है कहाँ पर, ऑब्जेक्ट पर, ये ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इसका हो गया एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ठीक है, और थीटा है एंगल बिटवीन, ठीक है, आर एंड एफ। तो अब जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस बॉल पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये यहाँ से अटैच है ये, तो ये देखते हैं बॉल इस डायरेक्शन में नहीं जाती है, ठीक है, ना इस डायरेक्शन में जाती है, बल्कि बॉल जो है इस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, और फिर इस तरह से इसकी एक सर्कुलर, ठीक है, मोशन होती है ये, ठीक। तो अब यहाँ पर बॉल क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब है कि फोर्स का जो ये कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, ठीक है, ये बॉल को मूव करवा रहा है, और एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो रहा है ये। तो फोर्स जो है, ठीक है, उसका ये जो समझ लें एफ साइन थीटा का कंपोनेंट है, ये मूव करवाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसीलिए देखें टॉर्क के फॉर्मूले में हमारे पास क्या आता है, ठीक है, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, हमारे पास कॉस थीटा नहीं आता, क्योंकि कॉस थीटा का कंपोनेंट, ठीक है, मूव नहीं करवा रहा है, एफ साइन थीटा का कंपोनेंट जो है फोर्स का, ठीक है, मूव करवा रहा है, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, आर एफ साइन थीटा, ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला बनता है। उसके बाद ये देखें कि अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर फोर्स की जो लाइन है, ठीक है, जो फोर्स की लाइन है, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, किस पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये हो जाएगी ये पूरी, क्या इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। और फोर्स की लाइन को आप आगे या पीछे अगर आपको ज़रूरत हो तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये जो लाइन ऑफ फोर्स है और ये जो आपका आर का जो समझ लें कि ये वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको एंगल थीटा बन रहा है, ये दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस हो रही है। तो अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब यहाँ पर नीचे अगर आप ये देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया ये, ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया और इसमें 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ पर,
ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और थीटा के हिसाब से अगर आप देखें तो ये होगी इसकी, ठीक है, बेस साइड होगी, और ये वाली जो साइड होगी, ठीक है, ये होगी इसकी हाइपोटेन्यूज साइड होगी, और ये साइड होगी इसकी, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है। कौन सी साइड होगी? ये साइड होगी इसकी बेस साइड, ठीक है, ये होगी इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के ऑपोजिट साइड, और ये होगी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा रिजल्टेंट, इसका मतलब है आज है आपका रिजल्टेंट है, और ये जो इनकी क्या है, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये आप समझ लें कि ये इस तरह से इसका एरो बन जाएगा, और ये इसका एरो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो आर के कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर साइड है वो है आर साइन थीटा, और बेस साइड जो है ये है आर कॉस थीटा, ये, ठीक है। अब ये जो आर साइन थीटा है जो कि हम इसको, ठीक है, इक्वल्स टू डी ले रहे हैं, ठीक है, ये आर साइन थीटा, ये डी क्या होता है, ये देखें आप, ये होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये जो d होता है विच इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, यानी फोर्स की जो ये लाइन है और ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, फोर्स की लाइन के ऊपर, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी ओ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी, ठीक है। तो डी होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, टॉर्क का हमने मैग्नीट्यूड देखा था, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था हमारे पास, ठीक है, आर एफ साइन थीटा, ये हमने देख लिया। टॉर्क जो है फैक्टर्स किन पर डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एफ एंड साइन थीटा, ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि आर एफ साइन थीटा जब हम मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं टॉर्क का, तो यहाँ पर अब देखें कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यानी आर मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो इसमें आप ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं आर और एफ साइन थीटा, इसका मतलब है कि जो टॉर्क है ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, एफ पहले कर दूँ और आर बाद में कर दूँ, यानी मैं ऐसे लिख लूँ, ठीक है, एफ आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा जो है अभी हमने देखा वो क्या है, वो होता है हमारा डी, ठीक है, जिसको हमने आर साइन थीटा को किससे रिप्रेजेंट किया, डी, और डी होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन के बजाय आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, और इसी को हम कहते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है। आप मैट्रिक में जो पढ़ के आए हैं मोमेंट आर्म, ठीक है, जो कि डी, ठीक है, इसी से आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। और ये यहाँ पे अब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी मोमेंट आर्म, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, ठीक है। तो अगर फोर्स को हम मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो इस फॉर्मूले से भी हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आर एफ साइन थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एफ डी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंट आर्म देखिए अब क्या होता है, ठीक है, ये होता है इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डी आपको कहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर मेरे पास ये देख लें कि एक ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है ए, और ये फोर्स की लाइन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो अब मैं देखना चाह रही हूँ कि वॉट डी जो है कहाँ है हमारे पास, ठीक है। अगर मुझे डी कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पॉइंट ऑफ रोटेशन से, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब आप कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप जो है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से पूरा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है देखें, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, ठीक है। तो अब ये जो होगा आपके पास, ठीक है, ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा,
ठीक है, वो होगा डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये डी आ गया ये। ठीक है, डी कहाँ से कहाँ तक है, मैंने पॉइंट ऑफ रोटेशन से एक लाइन ड्रॉ की है, किस पर, लाइन ऑफ फोर्स पर, जो परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा मोमेंट आर्म, यानी कि वो डी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये देखें, हमारे पास ये केस है, पॉइंट ऑफ रोटेशन यहाँ पर है और लाइन ऑफ फोर्स हमारी यहाँ पर है ये। ठीक है, तो अब आप क्या कैसे देखेंगे डी। ठीक है, अगर हम यहाँ इस तरह से देखें, फर्ज करें मैं लाइन ड्रॉ कर दी हूँ, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स पर, तो यहाँ पर देखें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ये हमारा डी नहीं हो सकता। ठीक है, डी के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम ये जो फोर्स की जो लाइन है, ठीक है, उसको आगे क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स की लाइन को आप आगे या पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आप पॉइंट ऑफ रोटेशन से, ठीक है, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, और लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फर्ज करें इस पॉइंट को मैं कह रही हूँ बी है ये। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक, तो अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट, ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये होगा हमारा डी, क्योंकि ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, थर्ड आप ये देख लें इसकी एग्जांपल, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स है ये। ठीक है, अब हमें देखना है व्हाट इज डी, यानी व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। आपको पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स तक क्या करना है, एक, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये देखिए 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये आपको समझ लें, कोई भी पॉइंट का नाम दे दें आप, ये फर्ज करें बी पॉइंट है। तो अब ये जो बी पॉइंट है आपका और ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स, यानी ये होगा डी। ठीक है, तो डी जो है आपको, ठीक है, खुद आपको समझ लें कि लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ फोर्स तक, और वो परपेंडिकुलर होती है, और फिर आप ये जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो होता है हमारे पास डी, यानी ये होता है मोमेंट आर्म। ठीक है, इस तरह से मोमेंट आर्म ये हम डी देखते हैं। तो मोमेंट आर्म जब हमें पता चल जाता है, तो आप जो सिंपल आप क्या करते हैं कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और ये जो डी होता है, तो आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को डी से मल्टीप्लाई करके टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल फार्मूला होता है टॉर्क को कैलकुलेट करने का, F इंटू डी। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, एग्जाम्पल में, डोर की एग्जाम्पल में, कि टॉर्क कहाँ पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जब एंगल बिटवीन आर एंड एफ 90 डिग्री होता है, यानी फोर्स आप इस एंगल पर अप्लाई कर रहे होते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है बिटवीन आर एंड एफ, उस वक्त मैक्सिमम रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है टॉर्क का। यहाँ पे आप जो है थीटा ले लें 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे रह जाएगा आर एफ, यानी मैक्सिमम टॉर्क जो है, ठीक है, इक्वल होता है आर एफ के। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला। तो अब जब आपको कोई वैल्यू बताई नहीं जा रही है, तो आप सिंपल क्या बताएंगे, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, आर एफ। इस तरह से मिनिमम टॉर्क आपसे पूछा जाएगा, तो मिनिमम टॉर्क हमने देखा था कि अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस ऐसी डायरेक्शन में कि आपके पास एंगल बनता है बिटवीन आर एंड एफ 0 या 180 डिग्री। ठीक है, तो उस वक्त, ठीक है, क्या होता है, बॉडी मूव नहीं करती है, रोटेट नहीं करती है, टॉर्क 0 होता है। तो यहाँ फॉर्मूले से आप देखें, इसको चेक कर लें कि आर एफ साइन थीटा की जगह मैंने 0 लिया, या थीटा की जगह मैंने 180 डिग्री लिया, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा, यानी कि आपके पास टॉर्क की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो अगर आपसे मिनिमम टॉर्क पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे, तो आप क्या बताएंगे कि ये होता है 0, और होता है किन एंगल्स पर, 0 पर और 180 डिग्री पर।
उसके बाद लास्ट हमारे पास है टॉर्क में कि अगर वेक्टर फॉर्म में आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी अब आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसको आपका वैल्यू नहीं दी हुई है बल्कि आपको वेक्टर दिया हुआ है, और फोर्स की भी आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, मैग्नीट्यूड नहीं दिया बल्कि वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपको इस तरह दिया हुआ है आर, जैसे 3i + 2j + 5k, या फोर्स भी आपको ऐसी दी हुई है, ठीक है, के +2i, ठीक है, -3j -4k। तो अगर आपको फोर्स और पोजीशन वेक्टर समझ लें कि वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक। तो अब आर जो है आपका, ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे आप जो है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो वेक्टर्स होते हैं उसमें आप, ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लगा के, ठीक है, ये एफ एक्स कंपोनेंट होगा, एफ वाई कंपोनेंट होगा, एफ जेड कंपोनेंट होगा। तो अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, आर का और एफ का, ठीक है। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर का, और वो दो वेक्टर किस में हो, आई जे के फॉर्म में हो, तो हम इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बना के। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हमारे पास ए और बी अगर ऐसे होते थे 3i + 2j + 5k इस तरह से होते थे, और हमें ए क्रॉस बी निकालना होता था, ठीक है, हमने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर के क्वेश्चन किए हैं, तो हम इस तरह डिटर्मिनेंट बनाते थे और उसको कैलकुलेट करते थे। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई जे के, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ठीक है, सेकंड में आप लिखेंगे जो आर वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, और फिर लास्ट जो रो है उसमें आप लिखेंगे, ठीक है, फोर्स के यानी सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ठीक है। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है, वो होगा टॉर्क का वेक्टर, यानी टॉर्क का आंसर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अगर आर हमारे पास है 3i + 4j और फोर्स है हमारे पास 2i + 3j, ठीक है, और हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो हम देखें टॉर्क कैलकुलेट करेंगे आर क्रॉस एफ, ठीक है, पहले लिखेंगे आई जे के, ठीक है, आर के जो आपके देखें कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये आर का एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक्स और वाई और जेड 0 है यहाँ पर, ठीक है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है। इस तरह से फोर्स का भी आप ये देखें एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, और फोर्स का भी जेड कंपोनेंट 0 है ये, ठीक है। अब जो हमने मेथड देखा था डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, उसी से हमने यहाँ पे इसको, ठीक है, सॉल्व किया है, ठीक है। और मेथड क्या होता है कि जब आप पहले, ठीक है, आई लिखते हैं, पॉजिटिव प्लस साइन आता है इसका, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, ये इसको और इसको आप क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जो बाकी चार जो नंबर आते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 × 0, ठीक है, ये आपके पास आएगा, ठीक है, ये मेरे पास आया, ठीक है, 4 × 0, ये फॉर्मूले का माइनस होता है, और फिर आप क्या करते हैं, ठीक है, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, यानी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, होती है हमारे पास। तो यहाँ पे आई के साथ जो हमारे पास नंबर आएगा वो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप जे का लिखते हैं तो जे में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, जे में हमारे पास जे के साथ माइनस साइन आता है, और हम क्या करते हैं फिर जे का जो है, ठीक है, इस तरह से रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं, और जो बाकी चार नंबर होते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मैंने 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूले का माइनस है। फिर हम क्या करेंगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हम फॉर्मूला मेथड पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, ठीक है। फिर के के साथ क्या होता है हमारे पास, ठीक है, के के साथ हमारे पास प्लस का साइन आता है, ठीक है, और उसके बाद के लिए भी हम यही करते हैं कि के की हम रो को और कॉलम को हाइड कर लेते हैं, और बाकी जो नंबर हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा कि टॉर्क का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 0, 3 × 0 और 0 - 0 0, तो आई का साथ जो नंबर आएगा वो 0 आ जाएगा। इस तरह ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 - 0 0 और 0 × j 0, ठीक है, जे का भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3 × 3 9 और 2 × 4 8,
तो देखें आई के साथ 0 आ रहा है और जे के साथ 0 आ रहा है, यानी कि आई और जे जो है ख़त्म हो जाएंगे, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट ख़त्म हो जाएंगे, जेड कॉम्पोनेंट आएगा 9 - 8 1, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास प्लस के आएगा। ये टॉर्क की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया प्लस के, ठीक है। और यूनिट क्या होता है टॉर्क का, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इस आंसर से हमें क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, वो है इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या नंबर है, 1 है, तो ये है मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ टॉर्क यानी 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा के के साथ, ठीक है, वो होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क यानी कि 1 है यहाँ पर। और डायरेक्शन हमारे पास क्या नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर के आ रहा है, ठीक है, तो के जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस। इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है अलॉन्ग जेड एक्सिस, टूवर्ड्स जेड एक्सिस। अब अगर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो जाएगी टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगी टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे क्योंकि प्लस आ रहा है और के है, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो गई, ठीक है। और आप ये देखें कि अगर मैंने एक्सिस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर, ठीक है, आपके पास जो दो वेक्टर दिए थे आर और एफ, वो उसमें क्या था, ठीक है, उसमें एक्स और वाई कॉम्पोनेंट था, जेड कॉम्पोनेंट नहीं था। तो उसका मतलब ये होता है कि बॉडी जो घूम रही है, ठीक है, वो घूम रही है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या है, वो है जेड एक्सिस, इसलिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है, वो होती है अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास के जो आ रहा है, ठीक है, आई और जे नहीं आ रहा है, के आ रहा है, ये हमें बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है वो अलॉन्ग, ठीक है, जेड एक्सिस है, और प्लस बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, टॉर्क की। अब बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरह से एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल देखा, यहाँ टॉर्क का टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ कपल।